गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस सी एस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा था, मैं लाइव नहीं हो पा रहा था। कुछ पर्सनल रीजंस थे, लाइक आई वाज नॉट कीपिंग वेल, सो आई कुड नॉट कम लाइव। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन from sentence improvement. Many a boy were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia. जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है दोस्तों, वर हैप्पी को देखते हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं है। ऑप्शंस आर वॉज हैप्पी, आर हैप्पी, हैप्पी और नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, मेनी अ बॉय, जब दोस्तों मेनी के साथ अ आता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो भर भी सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेनी के साथ अ बॉय अ प्लस सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो भर भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वर के जगह क्या हो जाएगा, सिंगुलर लगाएंगे तो वॉज हो जाएगा दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Now look at question number 2. The perquisites attached to this job makes it even more attractive than the salary indicated. तो दोस्तों, जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है, जॉब मेक्स इट को देखते हैं कितना इम्प्रूव कर पाते हैं हम लोग। ऑप्शंस आर जॉब मेकिंग इट, जॉब मेड इट, जॉब मेक इट और नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों चलिए देखते हैं। दी perquisites attached to this job makes it, ये जो दोस्तों ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दी perquisites। दी perquisites जो कि ये प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो मेक्स की जगह क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा दोस्तों। द perquisites attached to this job make it even more attractive than the salary indicated. So option C will be the right answer. Now look at question number 3. Knowledge of at least 2 languages dash required to pass the examination. ये दोस्तों fill in the blank से है, तो blank में क्या fill कर सकते हैं, each, are, in या फिर am। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, दोस्तों जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है तो इसके बाद जो वर्ब होता है दोस्तों, क्या इसके बाद जो वर्ब होता है, ये वर्ब किसके हिसाब से होता है, ऑफ से पहले, सॉरी, ऑफ से पहले जो यहाँ पे नाउन होता है उसके हिसाब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे नॉलेज है ऑफ से पहले, तो नॉलेज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इज हो जाएगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. लेफ्टिनेंट आनंद was short and muscular with shoulders that bulged impressively dash his smart uniform. तो इसमें दोस्तों देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट, विथ, टू या विदिन। Lieutenant Anand was short and muscular with shoulders that bulged impressively
विथ हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन होगा बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, again from fill in the blanks. The question is, I have no doubt dash he will cheat me. Options are if, that, whether या whether. दोस्तों जब डाउट या फिर डाउटफुल, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव होता है तो यहां पे हम लोग दैट लगाते हैं दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी। अगर दोस्तों ये सेंटेंस क्या होता? अफर्मेटिव होता। तो जब अफर्मेटिव होता है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब क्या हो, निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो क्या लगाते हैं? इसमें दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉमन एरर. द क्वेश्चन इज he was very frightened that he can't speak. दोस्तों he was very frightened that, अगर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं that लगा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले जो एडवर्ब यहाँ पे वेरी लगा है, ये वेरी नहीं लगता है दोस्तों। that के साथ हमेशा यहाँ पे सो लगाएंगे तो सो के बाद यहाँ that का इस्तेमाल होता है, that क्लॉज लगता है। तो he was so frightened that he can't speak। ठीक है दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे वेरी को हम लोग सो से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. शी डिड नॉट आस्क मी कंप्लेन अगेंस्ट इट बिकॉज शी वांटेड टू पनिश हिम इन हर ओन वे। दोस्तों देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या है और क्या होना चाहिए एक्चुअली। शी डिड नॉट आस्क मी कंप्लेन अगेंस्ट हिम बिकॉज शी वांटेड टू पनिश हिम इन हर ओन वे। मतलब वो उनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करने के लिए करती है, ताकि वो अपने हिसाब से उसे दंडित करना चाहती है। तो ऐसी मीनिंग है, लेकिन इनिशियली क्या है, शी डिड नॉट आस्क मी कंप्लेन, यहीं पे एरर है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, शी आस्क्ड मी नॉट टू कंप्लेन। ठीक है दोस्तों, कैसे लिख सकते थे? शी आस्क्ड मी नॉट टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम बिकॉज शी वांटेड टू पनिश हिम इन हर ओन वे। ठीक है दोस्तों, शी डिड नॉट आस्क मी जो है ये सही मीनिंग लेके नहीं आ रहा है। तो आंसर वुड बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग शी डिड नॉट आस्क मी को शी आस्क्ड मी नॉट टू लगाएंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. One of the reasons of my leaving the company earlier was lack of proper facilities provided there. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। वन ऑफ द रीजन्स सही है दोस्तों, वन के साथ ऑफ लगा हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, वन ऑफ द रीजन्स। यहाँ पे जिरंड है तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है। ऑफ माई लिविंग द कंपनी, ठीक है यहाँ तक।
आगे देखते हैं अर्लियर। अर्लियर उस समय होता जब इसको कंपैरिजन करते कहीं से, तो कहीं वॉज लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगा, ये पॉजिटिव डिग्री में होगा, और ये क्या हो जाएगा, अर्लियर के बदले अर्ली हो जाएगा। One of the reasons of my leaving the company early was lack of proper facilities provided there. So answer would be option number A. Now look at question number 9. Seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। Seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. दोस्तों seldom और ever नहीं होता है, seldom और never होता है। दोस्तों क्या होता है, seldom और never लगेगा यहाँ पे, और नहीं तो अगर if होगा यहाँ पे तब हम लोग ever लगाएंगे। तो हम लोग आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एवर को नेवर में बदल दें या फिर और को एवर में बदल दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर। दूसरी बात ध्यान रखें दोस्तों, ये क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और जब भी नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो भी यहाँ पे सही है। तो गलती सिर्फ यही है कि सेल्डम और एवर ना होके क्या होता है, सेल्डम और नेवर होता है, और तो सेल्डम इफ एवर होता है। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. The book is popular and the sale is quite brisk in all major city. तो दोस्तों इट्स वेरी सिंपल एरर, वेरी सिंपल। अगर ऐसे में अगर आप लोगों से कभी से गलती हो रही हो तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, नॉलेज की नहीं, क्योंकि आप ये बचपन से जानते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑल है, ऑल मेजर, तो यहाँ पे क्या होता है, सिटीज होता है दोस्तों। अगर ये आपके आंख में नहीं चुभता ये छोटी मोटी गलतियां, तो यानी कि यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एवरी डे, राइट। द book is popular and sale is quite brisk in all major cities. So answer would be option number C. Now look at question number 11. This question is from idioms and phrases, and idioms and phrases are used in sentence to make it little convenient, or sometimes these kind of questions are asked in the examinations, so it will be a kind of simulation for you. Now look at the question. The luxury car that they bought turned out to be a white elephant. इसमें दोस्तों a white elephant का मीनिंग क्या है, a rare article, useful mode of transport, costly or troublesome possession, a proud possession. दोस्तों ये सेंटेंस तो है वो आधा काम कर दिया है। A luxury car that they bought turned out to be a white elephant, तो इसमें रेयर आर्टिकल होगा नहीं, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल तरीके का मीनिंग आ रहा है, तो कि इसमें होगा नहीं, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलवेज ब्रिंग अ स्पेशल मीनिंग टू द फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे दो हुए, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन और अ प्राउड पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग एकदम हेयर लाइन डिफरेंस है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन होगा। देखिए दोस्तों, कॉस्टली पोजीशन अ प्राउड पोजीशन हो सकता है, बट दिस प्राउड पोजीशन ट्रबल्स यू इफ दैट इज अ व्हाइट एलिफेंट दैट ट्रबल्स यू, इट्स कॉस्टली एंड ट्रबलसम।
So answer would be option number C. Now look at question number 12. A heavy downpour played havoc in the coastal area. The heavy downpour का मीनिंग क्या है? Storm, heavy rain, caused flood, caused hardship. तो दोस्तों हेवी डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेन, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। जबकि हैवोक का मतलब होता है डिजास्टर, डेवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, ट्रबल, हार्डशिप। ठीक है दोस्तों, सो हैवोक का मीनिंग आपको पता चल गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। द मेडागास्कर कू अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। तो एंडेड इन अ फियास्को का मीनिंग क्या होगा? हैड नो इफेक्ट, वाज एन अटर फेलियर, रिजल्टेड इन ब्लडशेड, वाज अ डिजास्टर। तो दोस्तों द मेडागास्कर कू अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को में एंडेड इन अ फियास्को का मतलब होगा वाज एन अटर फेलियर। मतलब फियास्को का मतलब होता है फेलियर। ठीक है, तो इट वाज एन अटर फेलियर। अटर क्या है? एडजेक्टिव है। अटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अटर फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। टू फेस द म्यूजिक। Options are to enjoy a musical recital, to bear the consequences, to live in a pleasant atmosphere, to have a difficult time. So friends, to face the music का मतलब होता है to bear the consequences. Like you can remember these particular idioms and phrases by using in a sentence, in your favorite sentence, then as and when you think these kind of sentences will come in. So friends, to face the music का मतलब होता है to bear the consequences. To bear the consequences मतलब कि परिणाम भुगतना। Now look at question number 15. Choose the correctly spelled word. Pretense, abhorrence, successfully, humanitarian. दोस्तों चलिए देखते हैं कि करके किसका ऑप्शन, किसका स्पेलिंग सही है। देखिए दोस्तों, प्रीटेंस। प्रीटेंस, PRETENCE। प्रीटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि आप नकल करते हैं, नखरा करते हैं, आप सही में सही को छुपाते हैं। टू हाइड द ट्रूथ, या सिंपली आप कहते हैं टू हाइड। आप क्या करते हैं? हाइड करते हैं, छुपाते हैं किसी चीज को, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रीटेंस कहते हैं। एबोरेंस, एबोरेंस का रियल एक्चुअल स्पेलिंग होता है ABHORRENCE। एबोरेंस का मतलब होता है कि आप उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं, दूर रहते हैं, उससे आप एबोमिनेशन करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं इसको हेट होगा वर्ड, जो सिनोनिम्स होगा। आप कल या परसों की वीडियो में आप देखेंगे एबोमिनेशन, एबोमिनेबल वर्ड था, तो ये भी वर्ड यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा, एबोमिनेशन, जो हेट है, हेटरेड है। ठीक है दोस्तों, तो एबोरेंस का मतलब हो गया टू हेट या एबोमिनेशन। आप इसे एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी याद आया, एवर्जन भी कहते हैं। एवर्जन मतलब आप उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं, एवर्ट करते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली बताने की आवश्यकता नहीं है, आंसर स्पेलिंग भी सही है, मीनिंग भी आप जानते होंगे, सफलतापूर्वक। और ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन होता है दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन।
तो ये ह्यूमैनिटेरियन का स्पेलिंग आपको पता चल गया, HUMANITARION, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया, जो क्या कह सकते हैं, वन हु loves the humankind, mankind, loves mankind, ठीक है, जो लोगों से मोहब्बत करता है, क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटेरियन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, उसे क्या कहते हैं? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? प्रोबेबल, फिजिबल, टेनेबल, एक्सप्लिकेबल। तो प्रोबेबल का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होना, संभावना होना। तो संभावना होने की भी हो सकती है, संभावना नहीं होने की भी हो सकती है, तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। फीजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फीजिबल जिसके होने की संभावना होती है, फीजिबल। सो दोस्तों आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, फीजिबल। और दोस्तों टेनेबल, टेनेबल नेक्स्ट वर्ड है। टेनेबल का मतलब क्या है? कि बीइंग डिफेंडेड या कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका टेनेबल। और एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होगा? कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, जैसे जिसकी है क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिकेबल। लिख ही देते हैं। पॉसिबल टू एक्सप्लेन, किसी को एक्सप्लेन करने का की पॉसिबिलिटी होती है, उसे क्या होता है? कोई टॉपिक है, कोई केस है और उसको एक्सप्लेन करने लायक है, तो क्या है वो? एक्सप्लिकेबल है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड एगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जेनोफोबिया या पैरानोया। तो दोस्तों देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन एन ओपन स्पेस, खुले जगह में रहने का जो भय होता है उसे क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। जबकि क्लॉस्ट्रोफोबिया किसको कहते हैं? जो इनक्लोज्ड स्पेस में होता है। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। जेनोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों वन हु हेट्स फॉरेनर्स, उसे क्या कहते हैं? जेनोफोबिया कहते हैं। जबकि पैरानोइया कहते हैं कि अगर किस तरह का क्या हो, डिल्यूजन हो, फॉल्स बिलीफ हो, ठीक है, कि कोई व्यक्ति आपको हार्म करने वाला हो। इफ यू आर लिटिल स्केयर्ड एंड यू हैव अ फियर दैट समबडी इज कमिंग टू या गोइंग टू हार्म यू, तो वो क्या होगा? उसे पैरानोइया कहते हैं। जबकि जेनोफोबिया क्या होता है? जो फियर ऑफ फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज फ्रॉम एंटोनिम्स, मतलब यू नीड टू फाइंड द अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो सस्पिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाउट होता है,
आपको बिलीव कम होता है, डाउटफुल रहते हैं। तो एंटोनिम्स क्या होगा? अगर डाउट है तो जहाँ डाउट नहीं होगा, जहाँ भरोसा नहीं है वहां पे भरोसा होगा। देखते हैं इसमें कोई है ऐसा वर्ड? डाउट, वीम, इंडिफरेंस या ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? भरोसा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डाउट का मतलब आप लोग समझते हैं दोस्तों। डाउट का मतलब क्या होता है? सस्पिशन। ठीक है, विम, विम का मतलब क्या होता है दोस्तों? विम का मतलब होता है कोई अपना एकदम अचानक कोई इच्छा, तीव्र इच्छा जग गई, उसे क्या कहते हैं? विम। या विम एंड फैंसी आपने सुना होगा, विम एंड फैंसी मतलब अपनी स्वेच्छा से कुछ ऐसी चीजें जो मन में आ गया और उसे करते हैं, तो उसे कहते हैं विम। इनडिफरेंस का मतलब उदासीन, जहां ना ही यस ना ही नो कहने वाला, इनडिफरेंट। नाउ अगेन एन एंटोनिम्स। द वर्ड इज इनएविटेबल, और इसका उल्टा वर्ड हमें ढूंढना है। ऑप्शंस आर अवॉइडेबल, अननेसेसरी, इनसेपरेबल या अनसर्टेन। दोस्तों इनएविटेबल का मतलब होता है दोस्तों ऐसा चीज जो बहुत अनिवार्य हो, नेसेसरी हो, इनएविटेबल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवॉइडेबल। अवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जबकि इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उल्टा क्या होगा? जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अननेसेसरी का मतलब समझ सकते हैं, जो आवश्यक नहीं हो। इनसेपरेबल जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेन जो सर्टेन नहीं हो, अनसर्टेन होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, एब्जॉर्बिंग। ये सिनोनिम्स निकालना है दोस्तों इसका, मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एब्जॉर्बिंग। ऑप्शंस आर कॉन्सेंट्रेटिंग, एंग्रॉसिंग, फैसिनेटिंग या एनरिचिंग। दोस्तों एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होगा? ऐसा चीज जिसमें आप जो आपको एब्जॉर्ब कर ले, अपने आप में आप उसको आपको खींच के रख ले, तल्लीन कर दे। तो तल्लीन कर दे, आप अपने आप को उसमें खो दें, तो उसे क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कंसंट्रेटिंग टू सम एक्सटेंट, कि आप कंसंट्रेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे है कि एंग्रॉस हो जाना। एंग्रॉस हो जाना मतलब कि आप उसमें पूरी गोता लगा चुके हैं, डूब चुके हैं। किसी चीज की पढ़ाई में अगर आप कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हैं, मतलब कि आप कंप्लीटली एंग्रॉस्ड हैं, किसी चीज में आप एकदम तल्लीन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, एंग्रॉसिंग। जबकि फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? फैसिनेटिंग का मतलब एकदम अपीलिंग हो, कोई भी चीज बहुत ही क्या हो, अपीलिंग हो, लाइकिंग हो, जिसके लिए आपकी मतलब आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो फैसिनेटिंग हो। एनरिचिंग का मतलब होता है जो कि आपके लेवल को बढ़ाता हो, एनरिच करता हो, यानी कि आपको रिच बनाता हो, रिचर बनाता हो धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? एनरिच करना। तो दोस्तों इसी सिनोनिम्स के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। दोस्तों आप रोज प्रैक्टिस करते रहें। कभी कभार किसी न किसी अनअवॉइडेबल रीजन के कारण एक आध दिन थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है दोस्तों, कभी कभी नहीं बन पाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम कमिटेड टू मेकिंग इट ऑन अ डेली प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो आपका साथ अनिवार्य है। अगर आपके तरफ से फीडबैक मिलता रहे, व्यू बढ़ता रहे, तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, एंड आई विल keep making a better practice sets every day, and that will be fruitful for you guys for all upcoming examinations where English would be one of the subjects. ठीक है दोस्तों, thank you very much for watching the video. Thanks a lot, and please don't forget to forward it to your friends. Thanks a lot once again.